हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मौर्य। मैं आप लोगों को जीओसी पढ़ाऊंगा। मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक कर रहा हूँ। मेरा केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आया था। मैं पहले लेक्चर में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता चुका था। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट से शुरू करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता ही क्या है। मेसोमेरिक इफेक्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखें? इन दिस टाइप्स ऑफ इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू द पाई बॉन्ड। तो हम पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ट्रांसमिट होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू। इन दिस इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट transmitted through pi bond। तब हम जान चुके हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे होता है। हम पढ़े थे पहले लेक्चर में कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट में जो होता था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता था। ऐसे जो माइनस एम इफेक्ट है इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इफेक्ट मतलब खींचेगा। और ये क्या होता है, ये एक्सेप्टर ग्रुप होता है माइनस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो डोनर ग्रुप होता है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप इसे नोट कर चुके होंगे, हम इसे इरेज करते हैं। इसके टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, प्लस एम, माइनस एम। प्लस एम क्या होता है? डोनर, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट डोनर का काम करता है, और माइनस एम में एक्सेप्टर का। अब इसका एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको। जैसे ये हो गया ओ एच ग्रुप, इससे कोई ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो इसके पास लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर उसे दे देगा। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे N डबल बॉन्ड O। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये किसका काम करेगा? एक्सेप्टर, ये डोनर का। तो हम आपको कुछ डोनर और एक्सेप्टर बता देते हैं कि क्या होता है। कुछ ग्रुप का नाम लिखते हैं जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट्स होता है।
तो हम देखते हैं इस पर क्या है, लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर देगा। तो ये कौन सा ग्रुप होगा जो लोन पेयर अपना देगा, डोनर ग्रुप। और जो डोनर ग्रुप होता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट। ये इसके पास भी लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देगा, तो ये का क्या होगा, ये भी डोनर ग्रुप होगा। ये से इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर देगा, तो ये दोनों क्या शो करेंगे, प्लस एम, ये भी प्लस एम। ये इसको देखते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी देगा, तो ये भी डोनर का काम करेगा। जैसे इसके पास भी लोन पेयर है, और ये क्या, ये प्लस एम प्लस एम। अब NO2 के बारे में देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने और बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के और, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, तो इसके क्या शो करेगा, माइनस एम, मतलब कि एक्सेप्टर है। और ये इसके C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो ये भी देख लीजिए, ये भी, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इसमें आपको बताना है कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, जिस डोनर ग्रुप, तो इन दोनों में किसका डोनेशन पावर ज्यादा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो हम इसे बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कम, ऑक्सीजन का ज्यादा और नाइट्रोजन का कम। तो ऑक्सीजन जो होगा अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये आसानी से दे देगा। तो इसमें किसकी ज्यादा है, प्लस एम इफेक्ट, तो NH2। और इसे देखते हैं, इसमें भी वैसे ही है, इधर ये टूटेगा, माइनस आए, इस पर लोन पेयर, तो इस पर प्लस होगा, ये अपना लोन पेयर देगा इसे, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो इस पर माइनस है, माइनस, और इस पर ये अपना इधर देगा, इधर, तो ये आसानी से दे देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इन दोनों में देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब किसकी प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है और किसका कम है। तो इसमें हम देख रहे हैं
C डबल बॉन्ड O R सिंगल बॉन्ड है, ये इसके पास जाएगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, ये अपना लोन पेयर देगा। इसके पास दो लोन पेयर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन, पॉजिटिव चार्ज सही। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 50% इधर आया और 50% इधर, और इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। इसमें ये इधर भी देगा, इधर भी दे सकता है, ये इधर भी दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, इधर भी, और इसमें पूरा इधर ही देगा 100%। तो किसकी ज्यादा है प्लस एम इफेक्ट? इसका। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए ये इधर भी दे सकता है अपना लोन पेयर, इधर भी, तो हम लिख देते 50% इधर दे सकता है, 50% ये अपना पूरा दे देगा इधर। तो इसमें किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है आसानी से, तो इसमें इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर चुके होंगे, हम इसे इरेज कर। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग इसे करिए। अब इसमें आपको बताना है किस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इस ग्रुप पर कि इस पर। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसे देखते हैं, ये देखिए इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यह बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इस पर देखें ये अपना लोन पेयर इधर देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इससे। तो आप देख रहे हैं इस पर किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका कि इसका? तो देखिए इस पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन, और इससे ये खींच रहा, तो हम लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। हम इसे इरेज करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तीसरा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है? जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सिग्मा और पाई दोनों की तरह थ्रू जनरेट होता है। तो इस पे हम लिख देंगे डेफिनेशन हाइपर कंजुगेशन। Effect in which in this effect
substituent effect transmitted through sigma as well as pi bond। इसमें जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड से ट्रांसमिट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या होगा, ये इस पर इधर जाएगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये इधर टूटेगा, तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड की वजह से सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब आगे देखते हैं हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन क्या होता है। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन वो होता है जो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर होता है, उसे हम हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कहेंगे। वो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो जुड़ा होता है। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, हमने आपको बताया कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन फ्री रेडिकल के अल्फा पोजीशन पर होता है, और अल्फा पोजीशन पर होता है, और क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन विच इज adjacent on alpha position of carbon carbon double bond कार्बोकैटायन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोएनायन। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कार्बन फ्री रेडिकल, आप इस पर बताइए कि कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। आप इस वीडियो को पोस्ट करके इसे निकालने की कोशिश करिए।
आप इसे निकाल चुके होंगे तो हम आपको समझाते हैं। जैसे ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसका अल्फा पोजीशन क्या है, ये। तो यहाँ पर कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, तो एक किससे जुड़ा होगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से। तो इसके पास कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हो गया, 5। यहाँ पर देख रहे हैं कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना है, एक इसके पास, इसके इधर कोई होगा डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, तो इससे कितना जुड़ा है, इसके अल्फा पोजीशन पे, ये sp3 हाइब्रिड है, 3 हाइड्रोजन। तो इसके पास कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, 3। हम बात करते हैं अब डोनेशन पावर क्या होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। डोनेशन पावर जो होता है वो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा उस सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप का डोनेशन पावर उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं डोनेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझ। इस पर देखते हैं, इस पर कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इस पर कितना है, 3 है, इस पर ये है, इस पर कितना है, 2 है, क्योंकि इसके बगल एक होगा कोई कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन का 3 रेडिकल, तो इस पर एक 2 है, ये वाला नहीं हो। इस पर कितना है, 1, और इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो इस पर 0 होगा। तो इसमें किसका डोनेशन पावर ज्यादा है, इसका ज्यादा। और स्टेबिलिटी हम देख लेते हैं, इस पर 3 है, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 0। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमेरिक एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन एक पे।
जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को हटा दें तो थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब वो अपने जिस पुराने कंडीशन में था उसी में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इधर बॉन्ड टूट जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव। अगर फिर हम इसे रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से हटा देंगे तो फिर अपने पुराने कंडीशन में आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जब ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स इस तरह अपने आप को रोटेट कर लेता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर कम हो जाए। स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में आपको बता। स्टेरिक इफेक्ट में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अपने आप को इस तरह रोटेट कर लेता है कि उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। तो एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल है, इसमें देखिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है क्योंकि ये ग्रुप नजदीक है बहुत। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, जो अपने आप को इस तरह परपेंडिकुलर हो जाएंगे, रोटेट कर लेंगे, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन वो ग्रुप होता है जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकैटायन
ये कैसे बनता है कार्बोकेटायन? अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो उस वो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो उससे जुड़ा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिससे जैसे यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, हम जानते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। जब ये अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्लोरीन पर क्या कौन सा चार्ज आएगा? फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे ही होगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे अब कार्बोकेटायन के। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो डोनर ग्रुप क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और जो एक्सेप्टर ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। तो इसमें डोनेशन पावर किसका ज्यादा है? इसका, इसका, इसका या फिर इसका? हम देख रहे पहले लेक्चर में देखे थे कि CH3 कौन सा ग्रुप होता है? CH3 डोनर ग्रुप होता है। जो डोनर ग्रुप होगा ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को देगा जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो इसमें किस पर ज्यादा डोनर ग्रुप है? हम जानते हैं कि इस पे डोनर ग्रुप इस पर है तो इसमें स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका। स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कौन सा कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? ये एक कार्बन एटम से जुड़ा है यानी कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 कार्बन से जुड़ा। जनरल फार्मूला डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होगा, वो 1 डिग्री से ज्यादा होगा, और उससे इससे कम 1 डिग्री का होगा, उससे कम मिथाइल ग्रुप का होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप इसे नोट कर लीजिए। आप नोट कर चुके होंगे, हम इसे मिटाते हैं। एक मिथाइल ग्रुप है, इसका पॉजिटिव चार्ज। हम अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहाइड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर
या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो इससे कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 3 बॉन्ड। इससे कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 3 बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 0, और बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, sp2, यानी कि ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसको 2 भागों में बांटा है, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट। उसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या होता है। मिथाइल कार्बोकेटायन, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है सिंगलेट, एक ट्रिपलेट। अब हम आपको बताते हैं कि कार्बो एनायन क्या होता है। कार्बो एनायन वो कंपाउंड होता है, कार्बो एनायन इज अ कंपाउंड या ग्रुप्स या एटम्स इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, कार्बो एनायन compound in which negative charge on carbon atom। जैसे यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब हम बताएंगे ये कैसे बनता है, कार्बो एनायन कंपाउंड कैसे। जब कार्बन और इससे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हो, इससे ज्यादा, अगर तब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बो एनायन बनेगा। जैसे एक ले लेते हैं मीथेन, हम जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड इधर टूटेगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे और इसे समझाएंगे। ये आपका हो गया मिथाइल कार्बो एनायन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना बॉन्ड है,
3 बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है, ये एक लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर टोटल कितना है इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ पर क्योंकि एक लोन पेयर है, हम पढ़े थे कि स्ट्रक्चर में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक लोन पेयर होता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। आप इसे नोट कर चुके होंगे, हम इसे इरेज करते हैं। अब बात करेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, वो कैसे बनता। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो अगर हेटेरो होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो बनेगा। उसमें जो दोनों एटम हो गए वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनेगा। इसका एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो यह बॉन्ड जब टूटेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन। और हम देखे थे कि जो मिथाइल का एनायन था, कार्बन आयन, इसमें जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। अगर इसमें बॉन्ड टूटा था, जब इसमें बॉन्ड टूटा था तो इस पे इलेक्ट्रॉन आया था, तो इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए थे। अब यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन आयन पे, इस पर 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था और ये एक इसका आ गया, एक इसका। पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन से यह क्या था, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसके स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं। इस पर 7 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो डोनर ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट कराने में मदद करेगा, और जो एक्सेप्टर ग्रुप होगा उसके इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा कार्बन फ्री रेडिकल के। तो इस पर हम देखते हैं, इस पर ये क्या कौन सा ग्रुप है, डोनर की एक्सेप्टर। ये देखिए ऐसे है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। तो ये इस पर निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये जो होगा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, मतलब इसे देगा, डोनेट करेगा। तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को इसे देगा वो इससे की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को इससे लेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो इसमें जो इसके पास ज्यादा डोनर ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे, और इसके पास 2 डोनर ग्रुप है, तो ये इससे कम इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, और इससे कम इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा। इसके पास कोई डोनर ग्रुप नहीं है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और भी कम मिलेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कितना है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और ऐसे हम कार्बोकेटायन में भी पढ़े थे कि जो डोनर ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो उसमें भी ऐसे था। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होगा, इसका जनरल ऑर्डर सब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। हम जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा डोनर ग्रुप होगा वो कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम जनरल ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम किसका होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम किसका होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और उससे कम किसका होगा, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कार्बोकेटायन। आप इसे नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब हम बताएंगे आपको कि कार्बीन क्या होता है। कार्बन एक कार्बन एटम है, इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इस पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन पर कोई चार्ज नहीं हो, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ये जैसे कार्बन है, अगर इसमें बॉन्ड ब्रेक हो, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे जब अगर कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये दोनों लोन पेयर है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, कार्बो और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट। अब बात करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट, इसे लिखकर समझाते हैं आप लोगों को।
ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है। अब इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में है, एक ही ऑर्बिटल, और इसमें दो, और तो इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? हम जानते हैं स्टेबिलिटी किस पर, जितना ज्यादा वो एक्सचेंज करेगा अपने एनर्जी को, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक ही में एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करेंगे, और ये दोनों अलग है, तो ये दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। अब इसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बात करें। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, और डायमैग्नेटिक जो उससे रिपेल करता है। हम पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फिर पढ़े होंगे आप लोग कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो डायमैग्नेटिक हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसमें सिंगल सिंगल है, तो ये क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड। तो इसके पास कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। और इसके पास लोन पेयर नहीं है कोई भी, और बॉन्ड पेयर दो है, दो हाइड्रोजन से जुड़े हैं। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रेन क्या होता है। नाइट्रेन नाइट्रोजन होता है, इसमें भी जब बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। इस पर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि 2 लोन पेयर। नाइट्रेन नाइट्रोजन होता है, उस पर दो लोन पेयर होगा, यानी कि 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस पर चार्ज 0 होगा। इसमें भी 2 प्रकार के नाइट्रेन होते हैं, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले बात करते हैं। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हम इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर कितना है? एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसका sp। और इस पर देखते हैं
यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर यहाँ पर और यहाँ पर एक बॉन्ड, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। हम आपको बता कि पैरामैग्नेटिक जब होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते हैं, और डायमैग्नेटिक जब होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर में रहे हैं और यहाँ पर पेयर में, तो ये क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? तो यहाँ क्या लिख देंगे? डायमैग्नेटिक। यहाँ पैरामैग्नेटिक। अब इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो इसका एक्सचेंज एनर्जी कम होगा और इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये अलग अलग है, ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। जब एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप इसे नोट कर चुके होंगे, हम इसे इरेज करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड करना है। इस पर नेगेटिव चार्ज, तो अगर जो नेगेटिव चार्ज इसे देगा तो ये क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, और जो पॉइंट उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर कोई एटम या ग्रुप है जो इसको और नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर डोनर ग्रुप फाइंड करेंगे और एक्सेप्टर ग्रुप। यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना, यहाँ पर एक कार्बन है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्बन है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। और इसका जनरल हम बात कर लेते हैं, जनरल स्टेबिलिटी। इसमें सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी है? मिथाइल का। उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। हम देखे थे कि कार्बोकैटायन में जो था वो इसका अपोजिट था। थैंक यू। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा इस पर, और आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और भी टॉपिक पढ़ाएंगे।